हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस आज हम अपना ईवीएस का टॉपिक ले रहे हैं वाटर, और इसमें आज हम करने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। ये आपका सिलेबस है, और अगर हम आगे देखें तो ये सारी सब थीम्स हैं जो आपको जरूर रिवाइज करके जानी है। कौन कौन सी हैं? एक आ जाती है आपकी वाटर बॉर्न डिसीज, यानी जल जनित रोग, यानी ऐसे रोग जो दूषित जल के कारण होते हैं। वाटर बॉर्न डिसीज कौन कौन सी होती हैं? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से एक पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जल जनित रोग नहीं है या फिर कौन सी है। नेक्स्ट है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, घुलनशील और अघुलनशील। इसमें आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये भी पढ़ के जाना है। विलेय कौन सा होता है, विलायक कौन सा होता है। ये जितनी भी चीज मैं बता रहा हूं ये आपकी एज इट इज एनसीईआरटी थीम्स में दी हुई हैं। फिर है आपका वाटर साइकिल, जल चक्र, सभी को आता ही होगा, डिटेल में पढ़ के फिर भी चले जाना। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट, पानी में जब किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे कौन सा फ्लोट करेगा, कौन सा सिंक करेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको पढ़ जाना। यूज ऑफ वाटर फ्लो, वाटर फ्लो को हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ग्रेन ग्राइंडिंग, ये कहां पर की जाती है। वाटर फ्लो जो कि हमारी एक नेचुरल एनर्जी है उसका हम यूज करते हैं ग्रेन की ग्राइंडिंग में। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ इन वाटर। एंड एट लास्ट सीज एंड रिवर्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट सीज हैं, रिवर्स हैं, इनके ऊपर भी आप लोग जरूर पढ़ जाना। आज के जितने भी 15 क्वेश्चन हैं इन्हीं सारी थीम्स के ऊपर रहेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, यानी ऐसा रोग जो कंडेमिनेटेड वाटर या फिर दूषित जल से नहीं होता है। ऑप्शन है आपके डायरिया, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए या फिर मीसल्स। तो बच्चों डायरिया, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए ये तीनों ही आपकी वाटर बॉर्न डिसीज हैं जो किसी ना किसी वायरस या बैक्टीरिया से होती हैं, और ये आपके शरीर में पहुंचते हैं पानी के द्वारा। जबकि जो मीसल्स है ये एयर से फैलती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं खसरा। देखिए आपके लिए और अधिक जानकारी यहां पर आपको दे देते हैं। देखिए हेपेटाइटिस ए, डिसेंट्री, टाइफाइड, कोलेरा, जियार्डिया ये एक तरह के जो हैं डायरिया ही हैं। जैसे वाटरी डायरिया जो होता है उसे हम कहते हैं जियार्डिया, और ब्लडी जो डायरिया होता है उसे हम कहते हैं डिसेंट्री। आगे थोड़ा आप और जानकारी ले सकते हैं। द डिसीज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच आर कंडेमिनेटेड बाय डिसीज कॉजिंग पैथोजन और माइक्रोब्स आर नोन एज वाटर बॉर्न डिसीज। यानी कि जो भी डिसीज कॉजिंग पैथोजन है, रोगाणु है, जब पानी को वो दूषित करते हैं और आप उस पानी को पी लेते हैं तब आपको ये सारी डिसीजेज होती हैं। आगे एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेज आर हेपेटाइटिस ए और ई एक्सेट्रा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस इन वाटर, पानी में नींबू के रस के घोल में क्या है। वाटर इज सॉल्यूट, जल विलेय है। लेमन जूस इज सॉल्वेंट, नींबू का रस विलायक है। लेमन जूस इज सॉल्यूट, नींबू का रस विलेय है। या फिर वाटर इज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जल विलेय भी है और विलायक भी है। तो जिस बच्चे को पता है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वो तो इसका आंसर टिक कर देगा, वरना जिसे नहीं पता है उसको हम इस पिक्चर से समझा देते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। भाई यहां पर पानी में नींबू के रस को मिला रहे हैं, तो अधिक मात्रा में कौन है, पानी है ना, तो पानी होगा आपका सॉल्वेंट। दोनों में से जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। सॉल्वेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विलायक। और दूसरा क्या हो गया, सॉल्यूट, हिंदी में हम इसे कहते हैं विलेय। और दोनों को मिलके जब तैयार होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, यानी हिंदी में हम उसे कहते हैं विलयन। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देख लीजिए कौन सा सही है। वाटर इज सॉल्यूट, जल विलेय है, नहीं। नींबू का रस विलायक है, नहीं। नींबू का रस है विलेय, नींबू क्या है यहां पे, सॉल्यूट। लेमन जूस इज सॉल्यूट, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल शोधन के लिए किया जाता है। आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर ब्रोमीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्लोरीन का उपयोग हम करते हैं जब पानी में बहुत सारे कीटाणु हों और उनको मारने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पर पढ़ सकते हैं क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, इट हैज द एबिलिटी टू किल जर्म्स। समझ गए जी? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। पुट द लिक्विड्स इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट डेंस टू लीस्ट डेंस। ये जितने भी 4 तरल पदार्थ आपको दिए हैं और आपको यहां पर उनकी पिक्चर दी है,
तरल पदार्थों को सबसे अधिक सघनता से कम सघनता के क्रम में लगाएं। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो 4th नंबर का जो लिक्विड है वो सबसे नीचे है और उसके ऊपर आपका 3rd, फिर 2nd, फिर 1। और आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो सबसे नीचे रहेगा, तो सबसे पहला कौन सा आना चाहिए? 4th आना चाहिए, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहे हैं व्हेन वी ऐड कोकोनट ऑयल इन द वाटर, जब हम पानी में नारियल का तेल डालते हैं या मिलाते हैं तो क्या होता है? इज सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में वह घुलनशील होता है। इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में वह अघुलनशील होता है। सिंक्स इन वाटर, वह पानी में डूब जाता है। या फिर चेंजेस इन वेपर्स, वह वाष्प में बदल जाता है। तो जब भी हम किसी भी ऑयल को पानी में मिलाते हैं तो वह पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता, वह होता है आपका पानी में अघुलनशील। क्योंकि जो भी ऑयल होता है, कोई भी ऑयल हो, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसीलिए वह है पानी में ऊपर फ्लोट करता है। दोबारा आपको बता रहे हैं, जो भी ऑयल होता है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। समझ गए बच्चों? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेजरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो खेजड़ी का पेड़ होता है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? ऑप्शन है आपके गुजरात, झारखंड, राजस्थान या फिर उड़ीसा। तो बच्चों खेजड़ी का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसे ग्रो करने के लिए पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है और ये कहां पर मिलेगा आपको? राजस्थान में। आप इसकी और जानकारी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। नेम ऑफ द अदर डेजर्ट प्लांट्स आर कैक्टस, अकेसिया, जो कांटेदार वनस्पति होती है, जैसे आपने कैक्टस सुना होगा, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अकेसिया जिसे हम कहते हैं बबूल। एक पेड़ का नाम मुझे और याद आ रहा है जिसे हम कहते हैं अमलताश। अमलताश ये भी आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे खारा जल निकाय है, कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। रेड सी, पैसिफिक ओशियन, डेड सी या फिर इंडियन ओशियन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है डेड सी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मृत सागर। भाई आपको पता है इसे डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इतना ज्यादा सॉल्टी है, इसमें जो भी जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, वो भी जीवित नहीं रह पाते, इसीलिए हम इसको कहते हैं डेड सी। आप यहां पर और भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द ओशियंस एंड सीज हैव द सॉल्टी वाटर, सभी में सॉल्टी वाटर होता है। हाउएवर द डेड सी इज द कंसीडर्ड टू बी द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, सबसे ज्यादा जो सॉल्टीएस्ट है वो कौन सा है? आपका डेड सी। दिस इज द रीजन व्हाई द डेड सी इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट सी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? वाई कैन नॉट अ पर्सन सिंक इन द डेड सी, कोई व्यक्ति मृत सागर में क्यों नहीं डूब सकता है? अगर कोई व्यक्ति डेड सी में जाके सुसाइड करना चाहे ना तो वो सुसाइड कर नहीं पाएगा। क्यों? द डेंसिटी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज इन द वाटर ऑफ द डेड सी, यानी मृत सागर के जल में व्यक्ति का घनत्व कम हो जाता है। एक्सेसिव सॉल्ट कंटेंट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, अत्याधिक नमक सामग्री पानी के घनत्व को कम करती है। एक्सेसिव सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर द डेंसिटी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज इन द वाटर ऑफ द डेड सी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। जितना भी एक्सेसिव सॉल्ट कंटेंट है उसके कारण जो पानी की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति उसमें डूबना भी चाहे तो वो भी नहीं डूब सकता, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होगी वह पानी से कम ही रहेगी। समझ गए बच्चों? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी कैरिड आउट बाय, समुद्री जल से नमक को हटाना किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी पानी को हम डिसैलिनेशन कर रहे हैं, पानी से हम नमक को हटा रहे हैं, तो ये कैसे किया जा सकता है? इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, कूलिंग ऑफ सॉल्ट वाटर, डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इवेपोरेशन के थ्रू जो खारे पानी का अगर हम वाष्पीकरण करते हैं तो इससे हम नमक प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे यहां पर पढ़ सकते हैं, डिसैलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इट कैन बी कैरिड आउट बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, एज वाटर इवेपोरेट्स इट लीव्स बिहाइंड सॉल्ट। ठीक है जी, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूं।
आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वह कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन या फिर इंडियन ओशियन। तो देखिए 5 आपके ओशियन हैं, चाहे वह आपसे बढ़ते क्रम में पूछ ले या घटते क्रम में पूछ ले, बीच में हम ही आते हैं जो है आपका हिंद महासागर। कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आप इसे यहां पर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है वह है आपका पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पे है आपका अटलांटिक ओशियन, फिर है आपका इंडियन ओशियन, फिर है अंटार्कटिक ओशियन, फिर है आपका लास्ट में आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा कौन सा है ये ध्यान रखना, पैसिफिक ओशियन। एक इंडियन ओशियन ध्यान रखना, ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, और उसके बाद सबसे छोटा आपका आर्कटिक ओशियन। समझ गए बच्चों? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत अलवणीय जल उपलब्ध है? ऑप्शन आपके 30%, 3%, 0.3% या फिर 0.1%। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 3%। सिर्फ 3% जल पृथ्वी पर ऐसा है जो पीने योग्य है, और अगर हम बात करें उसमें से हमें अवेलेबल कितना है वो है आपका 0.5%। देखिए आप यहां पर पढ़ सकते हैं 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज ड्रिंकेबल। सिर्फ 3% जो है ड्रिंकेबल वाटर है अर्थ पर। 2.5% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल। वो हमारे लिए अनअवेलेबल है, क्यों है? दिस इज लॉक्ड अप इन ग्लेशियर, पोलर आइस कैप्स, एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, और टू फार अंडर द अर्थ सरफेस। बहुत जमीन के नीचे है, उसे हम बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं। ओनली 0.5% ऑफ द अर्थ वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, जो हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस शुगर प्लस विनेगर प्लस लेमन जूस प्लस सोडा वॉज एडेड इन टू वाटर, इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम इन सारी चीजों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्युबल मिक्सचर, एक घुलनशील मिक्सचर बनेगा। लेयर्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर, यानी ये जितने भी सारे मिक्सचर हैं इनसे अलग अलग तरह की लेयर्स बन जाएगी। या फिर ऑप्शन सी मिक्सचर इन विच ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड एक्सेप्ट सोडा दैट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। यानी सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, जो सोडा होगा उसकी एक अलग लेयर बन जाएगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जितने भी सारे मिक्सचर हैं वाटर में सॉल्युबल हैं, तो जो भी इनसे मिलकर मिक्सचर तैयार होगा वो कैसा होगा? वो सॉल्युबल मिक्सचर होगा। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए जी? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ट्रांसपिरेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसको सबसे अच्छे रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हो सकता है आपको कोई दो सही लगे, लेकिन हमें जो टिक करना है सबसे बेस्ट को टिक करना है 4 ऑप्शन में से जो सबसे सही है। तो ऑप्शन है आपके लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट, पौधे द्वारा पानी की हानि को आप वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल सर्फेसिस ऑफ अ प्लांट, एक पौधे की जो भी सतह होती है वहां से पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसे आप ट्रांसपिरेशन कहेंगे। या फिर लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर्स बाय अ प्लांट, या फिर रिलीज ऑफ वाटर बाय अ प्लांट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन को देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन है ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। यानी कि वाटर का इवेपोरेट होना फ्रॉम द एरियल पार्ट्स जैसे लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प के संघनन का परिणाम है। भाई देखिए इवेपोरेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है आपका कंडेंसेशन। पानी से भाप बनना, पानी से वाटर वेपर बनना, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, और वाटर वेपर से कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा? रेन होगा, बारिश होगी, स्नोफॉल होगा, इवेपोरेशन होगा, या फिर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो बिल्कुल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं आपकी। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। इसको बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। रॉक सिंक इन द वाटर, चट्टान पानी में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? बिकॉज दे आर द सेम डेंसिटी एज द वाटर। क्या जो चट्टान है और वाटर है उनकी डेंसिटी सेम है? नहीं, लेस डेंस देन द वाटर। पानी से वो लेस डेंस है, ये भी नहीं होगा
क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वह पानी से ज्यादा है, तभी तो वो डूबी। सो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, मोर डेंस देन द वाटर। देखिए आसान भाषा में समझिए, जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? रॉक की ज्यादा होगी, क्योंकि वो डूब रही है। सो रॉक इज मोर डेंस देन द वाटर। सो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालांकि मैंने आपको 15 क्वेश्चन बोले थे, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने और ऐड ऑन कर दिए हैं। एज यू पुट अ पूरी इन द हॉट ऑयल इट डैश, एज इट पफ्स अप इट बिगिंस टू, यानी यहां पर आपको 2 ऑप्शन फिल करने हैं। जब आप पूरी को हॉट ऑयल में डालते हैं तो वो सबसे पहले क्या करती है? वो सिंक करती है, और उसके बाद वो क्या करती है? जैसे ही वो फूल जाती है, पफ अप हो जाती है, वो क्या करती है? फ्लोट करती है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। पहले वो डूब जाती है और फिर जब वो फूल जाती है तो वो क्या करती है? वो तैरने लगती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स, यानी कि जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं हम? जो वाटर एब्जॉर्प्शन है इन द शेड, अगर हम पौधे को छांव में रख दें, इन डिम लाइट पौधे को हम मंद प्रकाश में रख दें, या फिर ऑप्शन सी अंडर द फैन, उसे हम पंखे के नीचे रख दें, या फिर कवर्ड विद अ पॉलिथीन बैग, पौधे को हम पॉलिथीन से कवर कर दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी। थोड़ा सा आपको और इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जब हम पौधे को फैन के नीचे रखते हैं तो इससे क्या इंक्रीज होता है? हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो बूस्ट होता है। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो देयरफॉर मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल। समझ गए बच्चों? सो गाइज ये थे आज के टोटल 17 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपकी एज अ रिवीजन क्लास थी, क्योंकि आई फील कि सभी बच्चों ने अपनी रिवीजन शुरू कर दी होगी। सो बच्चों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज।